हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, सवालों में पढ़ रहे हैं ईडोगोनियल के बारे में। ईडोगोनिया ईडोगोनिया क्लास इसकी है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ईडोगोनियल्स, फैमिली ईडोगोनिएसी। ज़्यादातर ये जो शैवाल है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, मतलब स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। जैसे मेराइन वाटर है तो उसे लवणीय जल बोलते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब अलवणीय जल जो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। फिलामेंटस होता है। शैवाल को जब आप देखोगे तो एक लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, पतला धागेनुमा संरचना के रूप में ये दिखाई देता है। अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। ज़्यादातर ये शैवाल जो है ये पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स यानी झीलों के अंदर, और बारिश के बाद में जो गड्ढे बन जाते हैं उन गड्ढों के अंदर ये शैवाल पाया जाता है। इसके अलावा जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं उन गट्ठों के अंदर और ये चट्टानों के ऊपर चिपका हुआ मिलेगा। इसकी कुछ स्पीशीज जो है वो एपीफाइट्स होती हैं। एपीफाइट होने का मतलब क्या होता है कि दूसरे बड़े शैवालों के ऊपर चिपकी पाई जाती है। जैसे क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा पर ईडोगोनियम जो है वो चिपका हुआ मिलता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी 400 स्पीशीज पाई जाती है, उसमें से 200 स्पीशीज जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। जैसे ईडोगोनियम टेरिस्ट्रिस है, ये आपको मॉइस्ट सोइल के ऊपर देखने को मिलेगा, जो गीली मिट्टी होती है उस मिट्टी के ऊपर ये मिलेगा। ऊडोगोनियम एस्टर, ऊडोगोनियम एलिगेंस। ठीक है, तो ये कुछ इंडियन स्पीसीज के नाम है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। ईडोगोनियम के अंदर आपको एक होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है कि इस तंतु की जो सबसे नीचे वाली सेल होती है या फिलामेंट की जो सबसे नीचे वाली सेल होती है वो चिपकने का काम करती है, तो उस सेल को होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो नीचे वाली सेल होती है वो चिपक जाती है, किसी भी सरफेस पर आराम से चिपक जाएगी, तो उस नीचे वाली जो सेल होती है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। तो एक जो फिलामेंट है, मतलब ऊडोगोनियम का एक जो फिलामेंट है उसमें आपको सैकड़ों की संख्या में सेल्स मिलेगी। इसमें मल्टी सेलुलर होता है ये, तो आपको एक फिलामेंट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन ये आंखों से नज़र नहीं आती है। ठीक है, आंखों से आपको सिर्फ एक पतला फिलामेंट दिखेगा, पतला तंतु जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर वाली सेल और सबसे नीचे वाली सेल, इन दोनों सेल्स को छोड़कर बाकी जो सेल्स होती हैं वो एक जैसी होती है। ठीक है, ऊपर वाली सेल्स जिसे हम एपिकल सेल बोलते हैं और नीचे वाली सेल्स जिसे हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, इन दोनों सेल्स को अगर आप छोड़ दो तो बीच की जो बाकी सेल्स हैं वो एक जैसी दिखती है, यानी कि सेम होती है। सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है वो गुंबद के आकार की होती है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो सेल है वो गुंबद के आकार की दिखेगी, जैसे एक टोपी होती है ना, टोपी जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखेगी। सेल्स जो होती हैं वो इसकी रेक्टेंगुलर होती है। रेक्टेंगुलर होने का मतलब चौड़ाई में कम होती है और लंबाई में ज़्यादा होती है। तो ऐसी सेल्स जिनकी चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो, ऐसी सेल्स रेक्टेंगुलर कहलाती है। फिलामेंट के बीच बीच में कुछ आपको गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऊगोनियम। ये जो ऊगोनियम है ये रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है उस समय बनते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊगोनियम स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्शन के बाद बनती है। सबसे बाहर की तरफ में आपको सेल वाल देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे बाहर क्या मिलेगी? सेल वाल, और अंदर की तरफ आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अब हम एक सेल का डायग्राम देखते हैं, एक सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। फिलामेंट की एक सेल है, उस सेल में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? सेल वाल। जैसे मान लो ये सबसे बाहर सेल वाल, और उसके नीचे क्या मिलेगी आपको? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल जो होती है वो 3 लेयर के अंदर डिवाइड होती है। सबसे बाहर वाली लेयर काइटिन की बनी होती है, सबसे बीच वाली जो लेयर होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी रहती है। इसके अलावा सेल में आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट होने का मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जाल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता है, तो ऐसा क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है? रेटिकुलेट। ठीक है ना, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक इसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको सेल के अंदर पायरिनोड देखने को मिलेगा।
पायरिनोड क्या होता है कि प्रोटीन और स्टार्च की से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे पायरिनोड बोलते हैं। तो पायरिनोड में आपको प्रोटीन और स्टार्च दोनों मिक्स मिलेंगी। तो प्रोटीन और स्टार्च से बनी हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पायरिनोड। इसके अलावा सेल में आपको कैप मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो हम पहले वाला डायग्राम इसका देखते हैं, तो सेल के अंदर कैप के बारे में हम देखते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैप देख सकते हो। जैसे मान लो ये सेल है और इसके ऊपर 3 कैप लगी हुई है। तो जिस सेल के ऊपर कैप लगी रहती है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? कैप सेल, ठीक है। जिस सेल के ऊपर कैप लगी हुई मिलेगी उससे हम कैप सेल बोलते हैं। कैप का मतलब क्या होता है कि सेल के ऊपर एक आपको टोपी नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो जो कैप होती है उन्हें तो बोलते हैं एपिकल कैप्स, ठीक है। जो कैप होती है उसे तो हम क्या बोलते हैं? एपिकल कैप। और जिस सेल के ऊपर कैप लगी रहती है उस सेल को हम बोलते हैं कैप सेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी सेल के ऊपर 2 कैप लगी हुई है, किसी सेल के ऊपर 3 कैप लगी हुई है। तो कैप का यहाँ पर सीधा सा मतलब डिवीजन से है। डिवीजन का मतलब क्या है कि जिस सेल के ऊपर 2 कैप लगी हुई है उसका मतलब वो सेल जो है वो 2 बार डिवाइड हो चुकी है, उस कोशिका में 2 बार विभाजन हो चुका है। और जिस सेल के ऊपर 3 कैप लगी हुई है, जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ पे 3 लगी हुई है, तो इसका मतलब इस कोशिका में 3 बार विभाजन हो चुका है। तो कैप जितनी भी है, अगर एक कैप लगी है मतलब वो सेल 1 बार डिवाइड हो चुकी है, 2 कैप लगी है तो वो सेल 2 बार विभाजित हो चुकी है, और 3 कैप लगी हुई है इसका मतलब वो सेल 3 बार डिवाइड हो चुकी है, 3 बार उसमें विभाजन हो चुका है। उसके अलावा जो होल्ड फास्ट वाली कोशिका होती है उस कोशिका में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस सेल में न्यूक्लियस होता है, आपको केंद्रक देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अतः ये जो सेल होती है ये कलरलेस होती है, रंगहीन कोशिकाएं होती है। बाकी जितनी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है वो सब ग्रीन कलर की दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इस सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैप्स। कोई भी सेल है उसके ऊपर कैप का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल का अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल में किनारे किनारे पे इकट्ठी हो जाती है, और सेल का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाता है। इसके बाद में क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरह से रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये सेल की मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इसके बाद में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, सिंपल माइटोसिस होता है, और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में जो रिंग होती है वो थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, ठीक है। रिंग जो है वो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी और ये अंदर की तरफ में खींचने लगती है। जैसे मान लो ये वाली जो रिंग है ये थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी और ये अंदर की तरफ में ऐसे खींचेगी, और इधर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इधर से अंदर की साइड में खींचेगी, जिससे ये जो बाहर वाली वाल होती है या जो बाहर वाली लेयर होती है ये लेयर टूट जाएगी, और ये जो लेयर है वो कैप की तरह लटक जाती है ऐसे, ठीक है। बाहर वाली लेयर टूट जाएगी और ये एक कैप की तरह लटक जाती है। सेल के अंदर जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठी हो जाती है। जैसे मान लो ये 2 न्यूक्लियस है, इनके बीच में धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आकर इकट्ठी हो जाएंगी और सेपरेशन वॉल जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है, यानी कि दोनों न्यूक्लियस को अलग करने वाली जो दीवार है उसका निर्माण करती है। ऊपर वाला जो न्यूक्लियस है वो ऊपर की ओर, जैसे ये वाला न्यूक्लियस है ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाएगा। साथ में जो सेपरेशन वॉल होती है वो भी थोड़ी सी ऊपर की ओर खिसक जाती है, ठीक है। तो ऊपर वाला केंद्रक ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाता है। सेपरेशन वॉल जो होती है वो भी थोड़ी सी ऊपर की ओर खिसक जाएगी, और इस तरह से 2 जो सेल होती है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, 2 सेल बन जाती है। अब ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं कैप सेल। तो एक ये कैप सेल हो गई और एक ये कैप सेल हो गई। अब ये जो कैप सेल है ये क्या करती है, अपने चारों तरफ नई सेल वाल बनाती है, ठीक है। नई इनके चारों तरफ में सेल वाल बन जाएगी, और जो पुराने वाली जो वाल है वो कैप के रूप में ऊपर की तरफ रह जाती है, ठीक है। तो ये पुरानी वाल है ये कैप की तरफ रह जाएगी। जो नई सेल बनी है ये वाली और ये वाली, ये अपने चारों तरफ नई सेल वाल
का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से जो सेल है उसके ऊपर कैप का फॉर्मेशन होता है।